तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने पेरेंट्स की मदद से कैसे ऑफस्प्रिंग बनाए थे। तो अभी पहले मैं ऑफस्प्रिंग जो भी हमने लास्ट टाइम क्रिएट किए थे वो लिख लेता हूँ। तो हमारे पास 6 ऑफस्प्रिंग थे। तो ये ऑफस्प्रिंग थे हमारे पास। लास्ट टाइम पर हमने ऑफस्प्रिंग जनरेट कर लिए थे क्रॉसओवर की प्रोसेस करने के बाद। पेरेंट्स के साथ हमने क्रॉसओवर किया था, पेरेंट्स को आपस में क्रॉसओवर किया था, तो हमको ये ऑफस्प्रिंग मिले थे। तो एक दूसरा स्टेप यहाँ पर और हम करते हैं ऑफस्प्रिंग के साथ, जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन फॉर 2 बिट्स। हमने पहली वीडियोस में देखा है कि म्यूटेशन बहुत टाइप का होता है, सिंगल बिट म्यूटेशन, स्वैपिंग। तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं कि हम रैंडमली कोई 2 वैल्यूज ले लेते हैं। रैंडमली हम कोई भी 2 पहले ऑफस्प्रिंग चूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं तीसरे नंबर का एक ऑफस्प्रिंग ले लेता हूँ और एक छठे नंबर का ऑफस्प्रिंग। इस तीसरे नंबर के ऑफस्प्रिंग की रैंडमली आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। मैं पहली वाली बिट ले लेता हूँ और इस वाले की मैं चौथी वाली बिट ले लेता हूँ। तो हम म्यूटेशन में क्या करते हैं कि हम इन दोनों बिट को स्वैप करते हैं। तो जहाँ पर 0 है वो हम यहाँ पे इस 0 की जगह पे हम 1 कर देंगे और इस 1 की जगह पे हम 0 कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं स्वैपिंग करना। और हमें पता है कि हम एक्चुअली म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट हम क्यों लेके आए थे। हम बोलते थे कि हमारे पास कभी हमारा जो सॉल्यूशन हो सकता है वो आ, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का आपको मिनिमम ढूंढना है। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का मिनिमा है इस पॉइंट पर, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। आपको वो फाइंड करना है कि कोई फंक्शन है f(x), इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट पर है। पर कभी कभी हमारा जो सॉल्यूशन है वो इन पॉइंट्स पर स्टक कर सकता है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर स्टक करे, इन्हें हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो अपने सॉल्यूशन को हम चाहते हैं हमारा सॉल्यूशन यहाँ से जंप करके दोबारा फाइनल फिर से जो एक्चुअल ग्लोबल मिनिमा है उसकी ओर को जाए। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं म्यूटेशन का, ताकि हम रेंडमली किसी बिट को म्यूटेट कर दें कि अगर सारे के सारे सॉल्यूशन इसी पॉइंट की पर आके रुक चुके हैं तो हम रेंडमली किसी एक को म्यूटेट करके उसको बाहर भेज सकते हैं। तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम ग्लोबल मिनिमा को अचीव कर लें। तो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट
म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी मेरी नोटबुक में एक्चुअली मैंने 0.001 लिखी है, पर ज़रूरी नहीं है, ये बस एक बताने के लिए है। यहाँ पर हम 2 बिट को म्यूटेट कर रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ बिट्स कैसे पता चलता है कि हमें कितनी बिट्स को म्यूटेट करना है। दैट इज PM, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन, इनटू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू एक ऑफस्प्रिंग में कितने बिट्स हैं। तो हमारे केस में एक ऑफस्प्रिंग में कितनी बिट्स हैं, 6 बिट्स हैं। तो हमारे केस में अगर आप P ऑफ M 0.001 लेते हैं, 0.001 इंटू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कितने ऑफस्प्रिंग है, 6 ऑफस्प्रिंग है, और ये है 6। 0.36 को आप समझ लीजिए 1, अराउंड 1। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें किसी एक बिट को हमें बिट चेंज करनी है। मतलब रेंडमली कोई भी एक ऑफस्प्रिंग ले लीजिए और उसकी किसी भी एक बिट को पर्टिकुलरली 0 से 1 कर दीजिए, या किसी बिट को 1 से 0 कर दीजिए। पर हमने यहाँ पे एक्चुअली 2 बिट लिए हैं, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो आप मतलब अगर हम यहाँ पर 2 बिट ले रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी P ऑफ M की वैल्यू कुछ और होगी यहाँ पे दी हुई, जिसको जब हम ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे तो वो अराउंड 2 के आ रहा होगा, 2 के आसपास वैल्यू आ रही होगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 बिट्स ले लिए। तो इस तरीके से हमारा म्यूटेशन होता है। तो हमने अभी क्या, म्यूटेशन की मदद से हमने अपने 2 ऑफस्प्रिंग को चेंज कर दिया है। तो अभी अब जो तीसरे नंबर का ऑफस्प्रिंग है और जो छठे नंबर का ऑफस्प्रिंग है, आप देखिए तीसरे नंबर का ऑफस्प्रिंग की जो ये DV वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू, ये अब 40 नहीं आएगी, क्योंकि इस 0 को हमने 1 कर दिया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने तीसरे ऑफस्प्रिंग को और छठे ऑफस्प्रिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे और फिर से इसकी वैल्यू, तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू 40 से चेंज होकर 41 हो जाएगी। और जब आप इसकी फिर से डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 26 से चेंज होके 18 हो जाएगी। और आपको पता होगा कि ये इसमें कैलकुलेट करते वक्त एक चीज़ ध्यान देता है, जनरली हम बाइनरी नंबर्स को अगर हम बाइनरी से डेसिमल बनाते हैं, मान लीजिए मैं इस वैल्यू को उठाता हूँ, थर्ड को, तो ये थर्ड ऑफस्प्रिंग क्या है हमारा, 1 ओके। ओरिजिनली थर्ड ऑफस्प्रिंग क्या था, 0 0 0 1 0 1। म्यूटेशन करने के बाद पहली बिट हो गई 1, बाकी की बिट्स सेम रहेंगी 0 0 0। तो जनरली हम बाइनरी नंबर्स को, मैंने आपको बताया था कि जनरली बाइनरी नंबर्स को हम कैसे डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, कि हम इस वाली डिजिट को 2 रेज़ टू द पावर 0 2 रेज़ टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाली बिट को 2 रेज़ टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4 और 2 रेज़ टू द पावर 5। और हम जो भी इन सारी वैल्यूज़ का सम करते थे और जो आंसर आता था वो हमारा डेसिमल वैल्यू होता है। पर हम जेनेटिक एल्गोरिदम के केस में इससे अपोजिट करते हैं। हम जो ये बिट है यहाँ की पहली बिट, इसको हम 2 रेज़ टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली बिट को 2 रेज़ टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो और बट इस वाली बिट को 2 रेज़ टू द पावर 2, और इस तरीके से हम डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाली के लिए अगर डेसिमल वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 हम जानते हैं ये होता है 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 32। ओके, तो ये 32 प्लस 8 40 प्लस 1 41। तो देखिए आप यहाँ पे ये मैंने लिखा था कि पहले ये 40 था, अब ये हो गया 41। तो इस तरीके से हम डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करते थे जेनेटिक एल्गोरिथम के केस में। तो इसी तरीके से तीसरा जो ऑफस्प्रिंग है उसकी वैल्यू हो जाएगी 41, और जो छठा ऑफस्प्रिंग है उसकी वैल्यू हो जाएगी 18। सिमिलरली लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों ऑफस्प्रिंग के लिए लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं चेंज्ड लैम्डा की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 2.65, और सबसे लास्ट ऑफस्प्रिंग के लिए वैल्यू हो जाएगी 2.09। ओके, सिमिलरली फिटनेस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिटनेस फंक्शन एनी भी चेंज हो जाएगा और फिटनेस सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। एनी चेंज्ड एनी अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है,
पर मैं फिटनेस चेंज टू फिटनेस वैल्यूज को लिख लेता हूँ। चेंज टू फिटनेस वैल्यू हो जाती है हमारी 0.8936। एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं कि म्यूटेशन करने के बाद देखिए फिटनेस वैल्यू चेंज हो चुकी है। मतलब जो सॉल्यूशन था हमारा पहले उसकी फिटनेस वैल्यू थी 0.87, म्यूटेशन के बाद वो फिटनेस वैल्यू 0.89 हो गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि म्यूटेशन से हमें बेनिफिट होता है, कभी कभी बेनिफिट नहीं भी होता है पर कभी कभी बेनिफिट हो जाता है। तो म्यूटेशन से हमारी ये वैल्यू 0.8936 हो गई फिटनेस फंक्शन, और लास्ट वाले का फिटनेस फंक्शन 0.67 से चेंज होकर 0.59। यस, अभी आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि लास्ट वाले की फिटनेस वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो म्यूटेशन क्या करता है कि एक म्यूटेशन एक रैंडम एक्ट है वो, ताकि हम अपने लोकल मिनिमा से ग्लोबल में, तो हो सकता है कि हमारी फिटनेस वैल्यू बिगड़ जाए, हो सकता है कि हमारी ऑफस्प्रिंग की फिटनेस वैल्यू चेंज बेटर हो जाए। तो हम ये हमारे पास नए ऑफस्प्रिंग है जो हमने और सबकी फिटनेस वैल्यू लिखी हुई है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास टोटल अभी 12 पॉपुलेशन हो चुकी है। 12 पॉपुलेशन हमारे पास है, जिसमें से हमारे पास क्या है 6 पेरेंट्स हैं प्लस 6 ऑफस्प्रिंग है। तो हम क्या करेंगे, 6 पेरेंट्स 6 ऑफस्प्रिंग मतलब 12। हम इस 12 में से बेस्ट 6 लेंगे, वो बेस्ट 6 जिनकी फिटनेस फंक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो एक्चुअली मैं आपको शेयर करता हूँ। ये मैंने कल बनाया था। इस टेबल में आप देखिए इस टेबल में टोटल मैं 12 पॉपुलेशन लिखना चाह रहा हूँ। ये है 1, ये जो शुरू के इनिशियली 6 हैं वो पेरेंट्स हैं, और बाकी के 6 जो हमारे पास हैं वो ऑफस्प्रिंग हैं। तो मैंने सबकी फिटनेस वैल्यू लिखी है, सारे पेरेंट्स। पहले पेरेंट की फिटनेस वैल्यू थी 0.9794, दूसरे पेरेंट की फिटनेस वैल्यू थी 0.569, तीसरे की 0.65। इसी तरीके से मैंने 12 के 12 शुरू के 6 पेरेंट्स और बाकी के 6 ऑफस्प्रिंग की फिटनेस वैल्यू ले ली। फिर मैंने इसमें से चूज किया कि बेस्ट 6 फिटनेस कौन है, सबसे ज़्यादा फिट कौन होगा, जो 1 के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ऐसी वैल्यूज जो 1 के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, मैंने वो 6 वैल्यूज़ को उठा लिया। तो 0.9794 एक वैल्यू थी, 0.9960 एक वैल्यू है, 0.91 एक वैल्यू है फिटनेस। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने क्रॉस क्यों किया हुआ है। उसके बाद फिर से एक है 0.91, और ये वाली 0.91 ऑफस्प्रिंग की ओर से है। फिर है 0.8936 और 0.9222, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 3 बेस्ट हमें पेरेंट्स की ओर से मिले, 3 बेस्ट हमें ऑफस्प्रिंग की ओर से मिले। पर हमने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि जो पेरेंट्स की ओर से जो तीसरे नंबर का बेस्ट है, वो आप उस ऑफस्प्रिंग को देखिए, वो क्या है 010101। ऑफस्प्रिंग की ओर से जो बेस्ट है 010101। तो एक ऐसा है यहाँ पे, एक क्रोमोसोम हमारे पास इस तरीके से है जो पेरेंट्स में भी सेम है और ऑफस्प्रिंग में भी सेम है। तो इसको 2 बार लेने का कोई फायदा नहीं है, तो हम किसी एक को ही ले लेंगे, या तो पेरेंट्स से ले लीजिए या ऑफस्प्रिंग से ले लीजिए। तो हमारे पास टोटल जो अभी जो 1 2 3 4 5 6 हो रहे थे, उसमें से सिर्फ 5 बच जाएंगे क्योंकि एक रिपीट हो रहा है, तो हमें एक और लेना पड़ेगा। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा फिट कौन है, वो है 0.73। उसके बाद अगला फिट सबसे ज़्यादा ये था। तो हमारे पास टोटल अभी हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब या आप इसको रिमूव कर दीजिए या इसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम एक ही हैं, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम सेम है। तो हम एक नई टेबल बनाएंगे। इस टेबल में आप देखिए कि जो हमने बेस्ट हैं वो लिए हुए हैं तो फिर ये फिटनेस वैल्यू है 0.9794, 0.9960, 0.91, 0.922, 0.8936, 0.7326। हर एक फिटनेस के करस्पॉन्डिंग लैम्डा वैल्यू है, वो सारी की सारी लैम्डा वैल्यूज को हम लिख लेंगे यहाँ पे। 2.737, 2.7817, 2.68, 2.81, 2.65, 2.41, 27। अभी हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने अभी तक क्या किया कि हमारे पास पेरेंट्स थे, 6 पेरेंट्स की मदद से हमने 6 ऑफस्प्रिंग बनाए। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन हो गई 12। उस 12 पॉपुलेशन में से हमने बेस्ट 6 चूज कर लिए हैं। अब इस बेस्ट 6 की मदद से अभी हम इटरेशन के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से अभी ये जो हमारे पास जो वे बेस्ट हैं, ये पेरेंट्स की तरह एक्ट करेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो फिर इन पेरेंट्स की मदद से हम फिर से ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और फिर से सॉल्यूशन फिर से बेस्ट लेंगे। इस तरीके से हर एक स्टेप में हमारे ऑफस्प्रिंग की फिटनेस वैल्यू 1 के नज़दीक जाएगी। तो अगर किसी ऑफस्प्रिंग की फिटनेस वैल्यू 1 आ गई मतलब वो ऑफस्प्रिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम हर एक लैम्डा वैल्यू आप देख रहे हैं कि हमने फाइनली 6 पॉपुलेशन चूज कर ली है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हमें पता है कि पावर कैसे हम कैलकुलेट करते थे। तो पहला लैम्डा है 2.757 और हमें पता था ये फॉर्मूला था। पहला लैम्डा है 2.757, हमें ये फॉर्मूला पता है लैम्डा आई माइनस बी आई डिवाइडेड टू ए आई। तो हम P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट के फंक्शन से हम कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2 नहीं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की मदद से नहीं, कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास अलग से है। तो कॉस्ट के फंक्शन यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कॉस्ट का फंक्शन है हमारे पास पहले जनरेटर के लिए, ये कॉस्ट का फंक्शन है दूसरे जनरेटर के लिए। तो जो P1 और P2 आपने कैलकुलेट किया है उसको आप कॉस्ट फंक्शन पे रखिए और P1 और कॉस्ट की वैल्यूज निकाल दीजिए तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। इसी की तरीके से एक लैम्डा के लिए हमने जो किया है वो हम सारे लैम्डा के लिए करेंगे। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारा इसी पॉइंट पर फिनिश होता है। तो मतलब हम अभी तक क्या कर चुके हैं, हमने अपना इटरेशन का एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से हम हर एक इटरेशन करते जाएंगे। तो 40 टाइम्स हम जब इटरेट कर लेंगे या 45 टाइम्स इटरेट कर लेंगे तो हमारे पास सारे क्रोमोजोम्स जो भी बचे होंगे वो मोर और लेस सेम होंगे, सबकी फिटनेस वैल्यू सेम होगी और वो सारे क्रोमोजोम किसी एक पॉइंट की ओर को स्टक करने लगेंगे और वो पॉइंट ही हमारा फाइनल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो मैं एक बार फाइनली पूरा समराइज करने की कोशिश करूंगा कि हम क्या कर रहे थे। तो हमने क्या किया है यहाँ पे इस पूरे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिदम में हमारे पास 2 जनरेटर थे और हमारे सिस्टम में लोड था। तो हम क्या कर रहे थे, हमें पता था कि दोनों जनरेटर का कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ेगी। तो हम चाहते थे कि वो पावर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि हमारा सिस्टम का कॉस्ट मिनिमम आए। अगर पहला जनरेटर P1 पावर दे रहा है, दूसरा जनरेटर P2 पावर दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से पावर देनी चाहिए कि हमारा जनरेटर 1 का जो जनरेटर 1 P1 पावर देने की जो कॉस्ट है C1 है, जनरेटर 2 की जनरेटर 2 अगर P2 पावर दे रहा है तो उसकी कॉस्ट C2 है। तो ये कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। तो हमें पता है कि जनरेटर के केस में अगर 2 जनरेटर का हम कॉस्ट मिनिमम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2 इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1। दोनों जनरेटर्स की इंक्रीमेंटल कॉस्ट को सेम रखना पड़ता था। इसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू होती थी। तो वो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो हमारा ओवरऑल जो प्रॉब्लम था इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का वो रिड्यूस हुआ है लैम्डा की एक वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमने, अगर तुम इसी न्यूमेरिकल में पीछे जाओगे तो वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि हमने लैम्डा की 2 वैल्यू कैलकुलेट करी थी। लैम्डा मिनिमम 1.65, लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू 3.2। इसका मतलब क्या था, हमने ये देखा था कि जो ये लैम्डा की जो हमारा सॉल्यूशन आने वाला है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसे हम बोलते हैं सर्च स्पेस, हम इसे बोलते थे सर्च स्पेस। तो मैं एक बार ग्राफिकली तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। मान लीजिए ये पॉइंट है, लैम्डा मिनिमम था, ये 1.65 है और लैम्डा की वैल्यू ऐसे बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर जाके लैम्डा की वैल्यू हो जाती है 3.2 और ये लैम्डा की वैल्यू 1.65 से बढ़ते बढ़ते 3.2 तक जा रही है एक्स एक्सिस में आगे को। ये वाई एक्सिस को आप समझिए कि जैसे जैसे हम नीचे को जा रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट C1 प्लस C2 इक्वल्स टू CT, टोटल कॉस्ट। मतलब अभी आप इस कर्व को देख के बताइए मुझको कि कहाँ पे हमारा जनरेशन का कॉस्ट मिनिमम है। ऑब्वियसली इस पॉइंट पर, मतलब ये क्योंकि ये कॉस्ट का डाउन है तो इस मतलब आप क्या कि इस लैम्डा वैल्यू के लिए हमारे सिस्टम का कॉस्ट मिनिमम है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। पर हमको पता नहीं है क्योंकि एक्चुअली हमको पता नहीं होगा इनिशियली कि हमारा कौन सी वैल्यू, यही तो हमें पॉइंट फाइंड करना है। हमें इस पॉइंट पर लैम्डा की वैल्यू क्या है वही हमें फाइंड करनी है और उसी के लिए हम जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम में, हम इनिशियली हमने बोला था कि हमने 6 पॉपुलेशंस इनिशियलाइज की थी। 6 पॉपुलेशंस
उन 6 पॉपुलेशन को हम बोलते हैं पेरेंट्स। तो वो हमने वो 6 पॉपुलेशन किस तरीके से आप बोलते हो, देखिए यहाँ पर एक लैम्डा की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, तो ये 1.6 से ज़्यादा, इसकी ये मान लीजिए ये लैम्डा की वैल्यू है 1.9, ये पहला लैम्डा है। तो कोई किसी ने मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि ये सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप सिर्फ गैस ही कर सकते हो क्योंकि आपको पता नहीं, तो आप रैंडम गैस कर लिया। माना कि सॉल्यूशन 1.9 है, किसी ने इमेजिन किया कि माना कि सॉल्यूशन 2.2 है, किसी ने गैस किया कि माना कि सॉल्यूशन 2.4 है, किसी ने गैस किया माना कि सॉल्यूशन 2.9 है, किसी ने गैस किया माना कि सॉल्यूशन 3.01 है, और किसी ने गैस किया कि माना कि सॉल्यूशन 3.15 है। तो ये जो इनिशियली सॉल्यूशन गैस किए हैं इनको हम बोलते हैं पेरेंट्स। तो हमने इनिशियली सॉल्यूशन गैस करके 6 पेरेंट्स क्रिएट किए। फिर हमने हर एक अब लैम्डा की वैल्यू 1.9 है, तो इस वैल्यू को हमने, आप देखिएगा किसी तरीके से हमने डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया था, डेसिमल से फिर हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। तो अब हमें इसकी जगह पर एक बाइनरी नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली हर एक लैम्डा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें एक बाइनरी नंबर मिल गया था उस समय पे। फिर हमने रैंडमली किसी भी दो लैम्डा की, मान लीजिए मैं इन दोनों को उठा रहा हूँ, इन दोनों को म्यूटेट करके मैंने 2 नई वैल्यूज़ लैम्डा की बनाई थी। अब वो कहीं भी आ सकती है, मान लीजिए कोई वैल्यू यहाँ पर आई, दूसरी वैल्यू यहाँ पर आई। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की मदद से, जो कि पेरेंट्स थे, मैंने 2 ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर दिए। सिमिलरली लैम्डा 3 और लैम्डा 4 की मदद से मैं 2 ऑफस्प्रिंग और कैलकुलेट करूंगा। मान लीजिए वो ऐसे आ चुके हैं, ऑफस्प्रिंग 1, ऑफस्प्रिंग 2, ऑफस्प्रिंग 3, ऑफस्प्रिंग 4। लैम्डा 5 और लैम्डा 6 की मदद से 2 ऑफस्प्रिंग और क्रिएट करने हैं। मान लीजिए एक ऑफस्प्रिंग यहाँ पर आए, एक तो ऑफस्प्रिंग 5, ऑफस्प्रिंग 6। तो इनिशियली मेरे पास 6 पॉपुलेशन, 6 पेरेंट्स थे जो ऊपर मतलब ब्लू कलर से हैं। उन 6 पेरेंट्स की मदद से मैंने 6 ऑफस्प्रिंग बना लिए। अब ये टोटल 12 पॉपुलेशन हो चुकी थी। इन 12 पॉपुलेशन में से जो बेस्ट 6 हैं, बेस्ट मतलब क्या होता है, बेस्ट मतलब जो, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट है ये, जो इस पॉइंट के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उसी का फिटनेस फंक्शन सबसे ज़्यादा बेटर आ रहा होगा। तो इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, कितने ऐसे हमें इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, 3 ऑफस्प्रिंग इस साइड के और 3 ऑफस्प्रिंग इस साइड के। तो ये 1 2 3 ऑफस्प्रिंग, सॉरी ऑफस्प्रिंग नहीं, 3 क्रोमोजोम, 1 क्रोमोजोम, 2 क्रोमोजोम, 3 क्रोमोजोम, सिमिलरली 1 2 3। अब अभी ये मतलब ये इतने बच चुके हैं हमारे पास। देखिए हम अपने रीजन को, स्पेस को मिनिमाइज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे ना, आपका ये रीजन फिर से और क्लोज हो जाएगा। फाइनली आप क्लोज होते होते 45 इटरेशंस तक, 45 नहीं कितने भी इटरेशन हो सकते हैं, आप इस पॉइंट पर मर्ज कर जाओगे। तो समझ रहे हैं, आपका सॉल्यूशन, पहले जो ऑफस्प्रिंग इतने दूर दूर बटे हुए थे वो नेक्स्ट इटरेशन में नज़दीक आ जाएंगे, उसके नेक्स्ट इटरेशन में और नज़दीक आ जाएंगे, उसके नेक्स्ट इटरेशन में और नज़दीक आ जाएंगे। एक बार ये सारे ऑफस्प्रिंग मोर और लेस एक ही जगह पर कन्वर्ज हो जाएंगे। तो वो कन्वर्जिंग पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हम यही फाइंड कर रहे हैं अपनी जेनेटिक एल्गोरिदम की पूरी प्रोसेस पे। तो बाकी हम मैटलैब में जब हम इसके कोड को करेंगे तो हम बाकी सारी चीज़ों को भी देख लेंगे।